हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और सभी को मैरी क्रिसमस। सबसे पहली न्यूज है ग्रो की और लेंसकार्ट की। तो बीएससी की लार्ज कैप के इंडेक्स के अंदर आ रहे हैं, जनवरी से आते हुए दिखाई देंगे, प्रिसाइजली 6 जनवरी से। और लार्ज कैप मतलब अब लार्ज जो कैप के फंड्स है, म्यूचुअल फंड वाले हैं, वहां पर भी इनका एक्सपोजर देखने को मिलेगा। देखो, बहुत सारे हमारे देश के अंदर लोग हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर, और म्यूचुअल फंड के अंदर भी पोर्शन होते हैं कि लार्ज कैप के अंदर इंडेक्स लगा दो, मिड कैप के अंदर इंडेक्स लगा दो। तो ये इंडेक्स के अंदर भी लार्ज कैप में पहुंच जाएंगे। तो लार्ज कैप में बहुत सारे ऐसे लोग इन्वेस्ट करते हैं जो कि सेफर साइड पे रहते हैं, क्योंकि लार्ज कैप ना बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता। जो स्मॉल कैप्स होते हैं वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर सकते हैं, मिड कैप भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, बट लार्ज कैप माना जाता है उतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता। लेंसकार्ट अपने आईपीओ से अभी तक 14% रिटर्न दे चुका है, ग्रो भी 6% के आसपास ऊपर है, 12% से ज्यादा पिछले 4 सेशन के अंदर ही ऊपर देखने को मिल रहा है। लेंसकार्ट भी ऑलमोस्ट 15% पिछले 5 सेशन में ऊपर है, तो इसलिए लार्ज कैप में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट यहां पर मैं ग्रो के बारे में बात करना चाहूंगा। एक डेटा निकल के आया है जहां पर इंडियन इन्वेस्टर का एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है। नए इन्वेस्टर्स 36% घटते हुए दिखाई दिए 2025 के अंदर एनएससी के अंदर। ये 19 दिसंबर तक का डेटा है। ये स्लोएस्ट नंबर है अगर 2022 से कंपेयर करके चले तो। बट यहाँ पर एक डेटा है जिसके बारे में बात करते हैं। 1.5 करोड़ के आसपास नए रजिस्ट्रेशन देखने को मिले हैं एनएससी के अंदर। ये 19 दिसंबर तक के डेटा की हम बात करके चल रहे हैं, और ये डाउनफॉल है, तकरीबन 36% डाउन है अगर 2024 के नंबर से बात करके चले। 2.36 करोड़ था उस टाइम पे। इस टाइम पे हमारे देश के अंदर 12.4 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं ये ग्रोथ जो हिंडर होती हुई दिखाई दे रही है, ये ना एक वरी साइन है जितनी भी लिस्टेड ये स्टॉक मार्केट वाली एप्स है इनके लिए। देखो, आपने अपनी जो ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रखी है वो बेस्ड ऑन डिसी कर रखी है कि भाई आने वाले टाइम में नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर शायद उतना ज्यादा बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देने वाला, क्योंकि सेबी पिछले कुछ टाइम से नए नए रेगुलेशंस लेके आ रहा है जहां पर जो स्टॉक ब्रोकर की कमाइयां होती है उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। तो आइदर आप चाहते हो कि भाई एक बंदा पहले 100 रुपए इन्वेस्ट करता था, अब वो 500 रुपए इन्वेस्ट करे, तभी जाके हमारा बिजनेस बनेगा। जो हमने ट्रैजेक्टरी देख रखी है तब जाके वो अचीव होगी। ग्रो जैसी कंपनीज के लिए अच्छी चीज क्या है, वो प्रॉफिटेबल है, तो उनको उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा अंडर अनलेस जो सेबी रेगुलेशंस लगा रहा है उसकी वजह से ग्रो के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर हैम्पर होता है। तो बाकी मैं वीडियो में जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज़ आपके लिए लाता रहता हूं। बाकी यूएस के Q3 की जीडीपी 4.3% से ग्रो करती हुई दिखाई दी है। भाई फोरकास्ट था 3.3% का, ये 4.3 मतलब 1% ऊपर ग्रो कर रहे हैं। और जितनी बड़ी इकोनॉमी है उसके हिसाब से नंबर बहुत बड़ा है। जैसे अगर आप इस चार्ट के अंदर देखोगे, Q2 Q3 बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। Q1 के अंदर नेगेटिव दिखाई दिया था, उसके बाद तो एकदम तेजी से ग्रोथ देखने को मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी कह दिया है कि भाई जो हमने सैंक्शंस वगैरह लगाए हैं उसके रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। जिन्होंने क्रिटिसाइज किया था डोनाल्ड ट्रंप को, देखो भाई क्या चीज हो रही है। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, अगर हम यूएस डॉलर की बात करके चले तो ऑलमोस्ट 9.9% नीचे है 2025 के अंदर। ये वर्क परफॉर्मेंस है 2003 से कंपेयर करके चले तो, और यहाँ पे मेजर करेंसीज के साथ में इसको कंपेयर किया जा रहा है। तो 10% तो आपकी करेंसी टूट गई, ठीक है, अब 4% बढ़ गए, तो 6% तो अभी भी नेगेटिव में हो। तो अगर फिर से चार्ट्स की तरफ जाते हैं, स्टार्टिंग के अंदर नेगेटिव था, उसके बाद वाले जो नंबर्स है वो भी एक तरह से नेगेटिव ही है अगर हम ग्लोबल करेंसी लेवल पे बात करके चले तो। डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेप्स है सामने से अच्छे लग रहे हैं, बट अगर उसको डिटेल में समझने की कोशिश करो तो उतने अच्छे नहीं है। बट हमारी करेंसी का देखो ना, हमारी करेंसी भी 5-6% नीचे है अगेंस्ट यूएस डॉलर की बात करके चल रहे हैं हम, और यूएस डॉलर अपने आप में 10% नीचे है। तो अगर किसी ने जो स्टेबल करेंसीज थी उसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा होता या फिर वहां पर रहता होता, तो बाय डिफॉल्ट 15% का गेन तो मोटा मोटी मिल ही गया उसको, अगर वो इंडिया में पैसा भेजता है तो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जैसे इंडिया है या फिर बहुत सारी कंट्रीज है, वो ना डॉलर से बहुत ज्यादा ट्रेड करती है, कि डॉलर पे ही ट्रेड करेगी। जैसे अगर मैं इंडिया में कुछ इंपोर्ट करता हूं तो मैं डॉलर रेट ही लेता हूं, अगर मैं इंडिया से कुछ एक्सपोर्ट करता हूं तो ज्यादातर लोग डॉलर रेट ही मांगते हैं। तो इसके चक्कर में डॉलर डिपेंडेंसी हमारी करेंसी के अंदर ज्यादा है, तो डॉलर में कुछ फ्लक्चुएशन आएगा तो हमारी करेंसी में भी वही फ्लक्चुएशन आने वाला है। बाकी यूएस गवर्नमेंट ने चाइना की सेमीकंडक्टर के ऊपर 0 टैरिफ कर दिया है जून 2027 तक। समझ में नहीं आता भाई ये डोनाल्ड ट्रंप सरकार का, कभी कहती है चाइना अच्छा नहीं है, भाई चाइना पे ये लगाएंगे, यहाँ पे ये करेंगे, उनमें ऐसा कुछ कर रहे हैं। अब सेमीकंडक्टर के ऊपर हटा दिया इन्होंने। देखो क्या किया इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आओ हमारे यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाओ, अगर चाइना से आपके पास में सेमीकंडक्टर आएगा तो उसके ऊपर मैं टैरिफ लगाऊंगा। आपके पास ऑप्शन है, यूएस के अंदर फैक्ट्री लगा लो, टैरिफ बच जाएगा।
तो कुछ कुछ कंपनीज ने हबड़ तबड़ में काम करने की कोशिश करी। टीएसएमसी की बात करके चले, उन्होंने मूव किया, बट उन्होंने बोला भाई 10% महंगा पड़ रहा है यूएस के अंदर हमको, बट टैरिफ लग रहा था, टैरिफ बच रहा था, उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, अब 0% कर दिया। तो अब टीएसएमसी जैसी कंपनी जिन्होंने फैक्ट्री लगाई थी डोनाल्ड ट्रम्प की बात सुन के, उनको तो सीधा 10% का लॉस है ना, 10% महंगी ही पड़ रही है बाय डिफॉल्ट। चाइना से बनवा लेते इससे बढ़िया काम पे, और क्या उनको कुछ बोनस देखने को मिलेगा, पता नहीं। तो ये जो उल्टे सीधे स्टेप्स ले रहे हैं ना भाई, ये बात समझ में नहीं आती मुझे। इसके अलावा चाइना की इकोनॉमी की बात करके चले तो 2.5% ग्रो करती हुई दिखाई दी है 2025 के अंदर। एस्टिमेट था कि ये नंबर 5% तक का होगा, बट आधा नंबर देखने को मिला है हमको। अगर इनके फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट की बात करके चले तो वो ऑलमोस्ट 2.6% से घटते हुए दिखाई दी है ईयर ऑन ईयर। मैं जनवरी से नवंबर तक की बात कर रहा हूँ, 2020 लेवल का है, मतलब उस लेवल का वर्स्ट ईयर देखने को मिल रहा है। और कहीं ना चाइना की गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से चल रही है, वो बहुत सारी लिक्विडिटी मार्केट में पंप कर रही है, उसके बावजूद बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है। जैसे अगर वहां पे रियल एस्टेट का हाल देखे तो रियल एस्टेट नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, बट गवर्नमेंट फंड्स दे रही है। हालत बुरा है तो इस चक्कर में लोग लोन भी नहीं ले रहे ताकि प्रॉपर्टी ले ले। बहुत ट्रिकी सिचुएशन है इस टाइम पे चाइना के अंदर, और गवर्नमेंट ही कर रही है मेरे हिसाब से सारी की सारी चीजें। बाकी इंडिया की बात करके चले तो आरबीआई ने कहा है 2.9 लाख करोड़ की लिक्विडिटी प्लान कर रहे हैं वो। 2 करोड़ तो जीसेक परचेज ही करने वाले हैं 4 टुकड़ों के अंदर, जहाँ पे 50,000 करोड़ के आसपास के एक एक टुकड़ा होगा। 29 दिसंबर को सबसे पहला देखने को मिलेगा अपने को। इसके अलावा $10 बिलियन का यूएसडी आईएनआर स्वैप देखने को मिलेगा 13 जनवरी को। तो जो फ्यूचर ऑप्शन खेलते हैं भाई, मुझे ये बताओ कि अगर 10 बिलियन का यूएसडी स्वैप देखने को मिलता है तो उसकी वजह से करेंसी मजबूत होगी या फिर क्या होगी? मार्केट तो उल्टी चलती हुई है, बट क्या होना चाहिए आइडियली कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी रिलायंस की बात करके चले तो उनको यूएस ने कंसेशन दे दिया कि भाई आप रशियन ऑयल ले लो, 1 महीने का कंसेशन दिया है। बट हुआ क्या है भाई, ये यूएस को चाइना दुश्मन था, चाइना का साथ दिया जा रहा है। सेमीकंडक्टर वाला सीन था, सेमीकंडक्टर भी बनवाने दे रहे हैं। उसके बाद में ऑयल, रशिया दुश्मन था कि रशिया पर ऑयल लोग सैंक्शन लगा देंगे, कर देंगे। रिलायंस को कह रहे ठीक है बंगाल लो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी एटमबर्ग की बात करके चले तो फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर 117 करोड़ का इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया है। यहाँ पे अगर चार्ट के अंदर देखोगे क्लियर इंडिकेशन है, इन्होंने अपना रेवेन्यू बढ़ाया है, एक्सपेंसेस लेवल पे नहीं बढ़ाया है, और इनके लॉसेस इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए, जो कि एक अच्छी चीज है। बट कहानी ये भाई, आरओसीई -25% है इंप्रूवमेंट के बावजूद भी। कुकू एफएम की बात करके चले तो 153 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर इन्होंने, और यहां पर तो भाई चमत्कार वाली बातें हो रही है। -163% का इनका आरओसीई है। मतलब आप मुझे 1 करोड़ रुपए दो, मैं उसको 8 महीने 8.5 महीने में खत्म कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पे अगर आप देखोगे इनका रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छे लेवल पे, बट उसके लिए इन्होंने एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा करे हैं, और इसी चक्कर में इनके लॉसेस भी बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दिए। जिस स्टेज पे ये कुकू एफएम पहुंच चुके हैं, अब थोड़ा डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, पर नहीं हो रही। शायद ये कुकू टीवी के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, इसलिए एक्सपेंसेस बढ़ते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। बाकी विंडवेल की बात करके चले तो 120 करोड़ रुपए रेस किया है इन्होंने 700 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर, तकरीबन $80 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर ये पहुंच गए हैं। बाकी कॉम्पिटिटर्स की बात करके चले, जैसे वेल्दी हो गया 14.5 मिलियन के ऊपर है, डिजर्व 40 मिलियन के ऊपर बैठा है, स्टेबल मनी 20 मिलियन पे, नियो वाले $44 मिलियन के आसपास बैठे हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 में इन्होंने 17.2 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, बट उसके पीछे 18 करोड़ का लॉस था। ये भी ट्रेंड मेंटेन है, और ये जीरो बैक्ड कंपनी है। मैं इनके बहुत ही स्टार्टिंग के अंदर इनके साथ में फाउंडेशन फिल्टर किया था मैंने, बहुत अर्ली स्टेज थे उस टाइम पे। बाकी टिम कुक की बात करके चले तो उन्होंने नाइकी के अंदर इन्वेस्ट किया भाई। टिम कुक 2005 से नाइकी के बोर्ड के अंदर ही है एज अ डायरेक्टर, और अब इन्होंने इन्वेस्ट किया है। नाइकी के शेयर्स अगर आप देखोगे एकदम खतरनाक लेवल पे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, पिछले 5 साल में 60% के आसपास नीचे गए हैं। तो ऐसा क्या पता है टिम कुक को जिसलिए उन्होंने इन्वेस्ट किया है? क्या नाइकी कुछ बड़ा गेम चेंज करने वाला है? बाकी दिल्ली हाई कोर्ट की बात करके चले तो उन्होंने गवर्नमेंट को कहा है एयर प्यूरिफायर पे जीएसटी कम करो भाई, ये आपका फेलियर है कि आप पोल्यूशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो जीएसटी क्यों ले रहे हो फिर? बात सही है। मैं तो कहता हूँ भाई सब्सिडी मिलनी चाहिए एयर प्यूरिफायर पे, कि आप एयर प्यूरिफायर लो, गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, क्योंकि गवर्नमेंट का फेलियर है इसके अंदर। इसके अलावा सैमसंग की बात करके चले तो वो अपने पीएलआई की एक्सटेंशन मांग रहे हैं फोन्स के लिए। अभी उन्होंने अपनी स्क्रीन्स भी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू कर दी है, तो वो कह रहे हैं भाई जो पीएलआई स्कीम है उसमें हमको एक्सटेंशन दिया जाए ताकि हम और काम कर सके। बाकी चिप मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया के अंदर सेटअप कर दी है इन्होंने, और ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया में चिप सस्ती पड़े तो हम मंगा लेंगे भाई। 4 नए सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप हुए ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पंजाब के अंदर। एससीएल फॉक्सकॉन है यहाँ पर, माइक्रॉन है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, सीजी पावर है,
है। सीजी पावर तो एप्पल के साथ भी आईफोन चिप बनाने की बात कर रहे हैं कि भाई इंडिया के अंदर असेंबली करेंगे आईफोन चिप की। तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम है, अब वो सेमीकंडक्टर के अंदर भी जा रही है। पहले वो खाली असेंबली के अंदर गई थी, फिर वो बैटरी की तरफ जाती हुई दिखाई दी, फिर स्क्रीन्स की तरफ गई, अब वो चिप्स की तरफ जा रही है। और कहीं ना कहीं अब डायरेक्शन से सबको दिखाई देने लग जाएगी कि भाई क्या है ये पीएलआई स्कीम। पहले लोग क्रिटिसाइज करते थे कि भाई खाली इंडिया के अंदर फोन मैन्युफैक्चर हो रहा है, रातों रात सब कुछ नहीं सेटअप हो सकता भाई, धीरे धीरे करके ही सेटअप होता है। और वो अब चीजें होती हुई दिखाई दे रही है। अब जो लोग बोलते हैं भाई मैं गवर्नमेंट की तारीफ करता हूँ, देखो मैंने तारीफ कर दी, पर पिछले में पॉल्यूशन की बुराई भी करी थी भाई। मेरा कोई चाचा का लड़का नहीं लगता, मैं फैक्ट्स के बारे में बात करता हूँ, जो होता है वो होता है। बाकी गवर्नमेंट की बात करके चले तो उन्होंने 2 नई एयरलाइंस को भी अप्रूव किया है इंडिया के अंदर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस करके। इस हफ्ते की बात करके चल रहे हैं, इससे पहले भी अप्रूवल देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं जो डुओपोली बनी हुई है एयर इंडिया और इंडिगो की, उसको तोड़ने की कोशिश करी जा रही है। पहले होने ही क्यों दी, सवाल तो ये है ना। ये ड्यूओपोलीज कुछ ज्यादा ही कॉमन हो रही है, और क्यों होने दी जा रही है, सवाल ये है। हमको टेलीकम्युनिकेशन में भी देखने को मिलती है ड्यूओपोली। ऑल्दो वोडाफोन आइडिया को गवर्नमेंट बचाने की कोशिश कर रही है कि भाई ड्यूओपोली तोड़ेगी, पर हो नहीं रही ना। एयरटेल और जियो ही लड़ रहे हैं पूरी मार्केट के अंदर इस टाइम पे। बाकी चाइनीज गवर्नमेंट की बात करके चले तो उन्होंने हायर इंडिया के स्टेक सेल को अप्रूवल दे दिया है। 49% शेयर सेल होने वाला है। यहाँ पे भारतीय एयरटेल भी पार्ट रहने वाला है इसके। अब हायर का टारगेट ये है कि भाई जो वर्लपूल हो गया, सैमसंग, एलजी, वोल्टा, सबसे कंपीट करना है। 11,500 करोड़ की सेल करनी है फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर। बाकी हमारी मार्केट की बात करके चले तो भाई प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लाल दिखाई दी है, फ्लैटर साइड पे है पर लाल दिखाई दी है। करेंसी भी थोड़ी सी टूटती हुई दिखाई दी है। ऑयल, फार्मा, आईटी और बैंक नेगेटिव देखने को मिला, और मीडिया, रियलिटी और मेटल ऊपर देखने को मिला, बट सबके सब फ्लैटर ही थे। बाकी ओवरऑल अब देख लो कौन रहा है ऊपर कौन रहा है नीचे। और इसी के साथ पे हमारी आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग। और तुम जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।